हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए मुद्रा और साख का चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके। अभी तक हमने जो कुछ हेडिंग्स को क्लियर किया था, कवर किया था, अब उसके बाद जो बची हुई हेडिंग थी लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक लगभग मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है ये कवर कर लिया था, और ये मुद्रा के आधुनिक रूप, बैंकों के निक्षेप, करेंसी, ये सारी चीज़ें हमने लगभग चेक के द्वारा भुगतान, यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट वीडियो जो हमारी है ये, इसमें बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अब इसमें बताएंगे कि मतलब जो ब्याज हैं वो साख मतलब ऋण जो ब्याज है वो कैसे बैंक देते हैं, रिकवरी कैसे करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या कार्य करते हैं। करेक्ट, मतलब जो बैंक, जो हम लोग पैसा सेविंग अकाउंट्स में और अकाउंट्स में ले जाके जमा करते हैं तो खाली हमारा पैसा ही रख के बस देखते रहते हैं कि उसके अलावा भी उनको कोई काम होता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, उसमें जमा कर दिया, करंट अकाउंट होता है और फिक्स अकाउंट होता है। ठीक है ना। अब इन अकाउंट में पैसा जो हम जमा करते हैं उसका बैंक करता क्या है आखिर। एक दिलचस्प क्रिया काम करती है, एक्टिविटी है। बैंक जमा रकम पर एक छोटा हिस्सा, बैंक जो है कि जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा नगद के रूप में रखते हैं। अगर उनके पास 100 रुपये हैं तो सपोज वो 40 रुपये अपने पास रखते हैं और 60 रुपये आगे बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। मतलब कि एक दिन में, जैसे कि अगर कोई कस्टमर है जो पैसा निकालता है, वो कितना पैसा निकाल सकता है, कितना मतलब उसकी ज़रूरत हो सकती है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकालता, उस हिसाब से वो पैसा अपना रखते हैं। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, लेकिन बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। अब जैसे कुछ अगर निकालने भी आते हैं तो उसमें कुछ कुछ डिपॉजिट भी होगा, डिपॉजिट भी करते हैं जमा, ठीक, और कुछ निकालते भी हैं, निकासी जो करते हैं। अब इसमें से अगर इन्होंने अगर लगभग निकाला होगा तो इन्होंने उससे उतना जमा भी कर दिया होगा या उससे ज़्यादा भी जमा कर दिया होगा, तो इनका क्या है कि इससे प्रोसेस चल जाता है। आगे है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बहुत अमाउंट जो इनके पास 60 रुपये जैसे जो बच गए, जो हम कहते थे, ये इसको क्या करता है, लोन के रूप में दे देता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। अब जैसे बहुत से लोग अक्सर मार्केट में देखते हो कि अगर कुछ लेना, उनके पास पैसा नहीं है तो वो बैंक से लोन लेते हैं। जैसे जिस पे उन्हें लोन लेते हैं तो उस पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है। ऋण जो लेते हैं, ब्याज दे के उसको, उसके ऊपर जो 10%, 5% जो भी एक्स्ट्रा ब्याज लगता है वो पैसा फिर जमा करते हैं। वो ब्याज ही उनकी क्या होती है, इनकम होती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उसे ज़्यादा ब्याज ऋण लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। जैसे कि जो किसी ने कर्ज लिया है, ठीक है, और उसने अगर उसको वापस कर दिया, पेड किया, तो वो अब जैसे 100 रुपये, सपोज 1000 रुपये ले गया, ठीक है, अब वो अगले महीने ला के उसको 1000 रुपये जमा करता है बैंक में, तो 1000 रुपये के साथ कम से कम वो उस पर ब्याज देगा। 1000 रुपये ले गया तो कम से कम 1000 रुपये के वो समझो 15 रुपये एक्स्ट्रा देता है, तो ये 1015 रुपये हो गए। अब 15 रुपये में से बैंक क्या करेगा, इसमें से दो रुपये तो उसको दे देगा जिसके अकाउंट से मतलब वो कटे थे, ठीक है, बाकी के पैसे वो अपने अन्य प्रोसेस में लगा देता है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने पहुंच जाएं तो क्या होगा। कह रहे कि अगर सबने पैसा जमा किया और एक ही बार सारे इकट्ठा हो जाए और कह दे हमें पैसा दे दो, तो बैंक का तो दिवालिया निकल गया, बैंक दे ही नहीं पाएगा।
क्यों? क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा ही नहीं होता मौके पे। तो ऐसी स्थिति हुई तो क्या हुआ? यहाँ देखो दे रखा है जमाकर्ता, लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज लेते हैं बैंक में, बैंक की आय बढ़ती है। लोग ऋण लेते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज दर देते हैं, तो ये कर्जदार हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बैंक की इनकम होती है इसी से। अब कह रहा साख की दो विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी हैं? हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों से ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण मतलब उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्ज से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों द्वारा देखते हैं कि ऋण की भूमिका क्या होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो उन्हें ऋण देता है और अगले समय में कि थोड़ा थोड़ा करके तुम पैसा चुका देना। मतलब जैसे हम कोई सी भी सेवा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम बाद में उसको कहते हैं चुका देंगे, तो कहता है कि समय के बाद अपना चुका देना पैसा। पहला है त्योहारों का मौसम। जैसा कि आप जानते हो कि त्योहारों के मौसम जब आ जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग? नई नई खरीदारी करने के लिए कोशिश करते हैं और भी चीज़ें, मतलब शॉपिंग करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया ले लें। अगर उनके पास पैसा कम पड़ता है तो लोन लेते हैं। आजकल जैसे मार्केट में बहुत सी कंपनी आ गई, बजाज फाइनेंस आ गए हैं, फाइनेंसर बहुत से आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं? फाइनेंस कर देते हैं। तो वो भी एक तरह से लोन होता है जो बैंक के थ्रू पेड होता रहता है। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर में एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम का समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। अब तुम्हें अगर टाइम पे काम देना है तो उसके लिए क्या करोगे? एक्स्ट्रा लेबर रखना ही पड़ेगा ताकि वो टाइम पे काम कर सकें। उसे कच्चा माल भी खरीदना है और इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव करता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। जैसे इसे ऑर्डर आ गया तो इसने दिमाग लगाया, कुछ तो चमड़ा व्यापारी से उधार ले लिया, एडवांस में चमड़ा ले लिया, और जिसका ऑर्डर था उससे उसने पैसा ले लिया और अब उसने उनसे एडवांस में ले लिया जिससे कुछ भुगतान कर पाए मजदूरों को और सबको काम करने के लिए, और फिर कहा कि महीने के पहले उसे पूरा होने से पहले वो सारा ऑर्डर पहुंचा देगा। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन के समय पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अब तो उसने ले लिया और उसका टाइम पे काम भी हो गया पूरा, ठीक। तो ये क्या हुआ, अब सलीम को तो इसका जो ऋण लिया था उसका तो फ़ायदा मिल गया। अब वहीं देखते हैं दूसरा जो स्वप्ना की समस्या। ये स्वप्ना है, उनकी एक समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के कर्जों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमलों से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। मतलब जो ऋण है उसकी क्या है, उधार के लिए सिर्फ फसल खेती करने के लिए उनके पास पैसा जब कम होता है तो उसी को
बोने के लिए लेते हैं, उसमें जो खर्च होता है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर होती है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। अब उसके पास पैसे नहीं बचे, अपना खर्चा चलाए जो दूसरी साल हुआ, या फिर उसको ऋण दे या उसका उधार हो चुका है, तो इस चक्कर में उसने क्या किया, अपनी ज़मीन बेच दी। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी हो या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अब ये पहले से कोई थोड़ी ना बता सकता है कि जब बाद में मतलब कि अगर उस स्थिति में उनका जो धंधा पानी होता है, किस लिए लोन लिया है, किस लिए ऋण लिया है उन्होंने, उस पर क्या बेनिफिट मिलता है। अगर प्राकृतिक आपदा होगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिससे कैश ले रखा है, जिसे पैसा उधार लिया है, उसको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वो सामने वाला अगर समझ सकता है तभी जाके कोई उसमें मतलब रियायत हो सकती है। अगर नहीं समझता है तो फिर तो वो तो कहेगा कि तुम दो, और आगे भी अगर उसके पैसे की अगर भरपाई नहीं हो पा रही है, किसी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो फिर कर्ज में बढ़ता ही डूबता ही चला जाएगा। तो इसलिए उनके लिए कर्ज क्या है, बहुत मुश्किल है। और उन बिजनेसमैन वालों के लिए क्या ऐसा ही है, यहाँ से पैसा लिया दूसरी जगह लगा दिया, उस पैसे से पैसा अगर उन्होंने कमा लिया तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ऋण की शर्तें। ऋण लेने के लिए क्या क्या शर्त हैं। तो हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। जैसे कोई सा भी ऋण अगर लेने जा रहे हो तो इतने % इंटरेस्ट पे कहते हैं ना, कि 5% इंटरेस्ट, 10% या फिर 2%, जो भी मतलब उनके लिए सूटेबल होता है। जैसा कि तुम देखते हो बैंक अकॉर्डिंग टू लोन के अनुसार वो जैसा लोन होता है तो देते हैं। वो घर का लोन लोगे तो उसके लिए ब्याज अलग है, एजुकेशन लोन अलग महंगा मिलता है, कार के लिए अलग, पर्सनल लोन अलग, सबके लिए अलग अलग ब्याज दर है। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। जैसे अब 1 लाख का लोन ले लिया, ठीक है ना, 1 लाख का लोन ले लिया तो ब्याज दर इसी पे लगा के जोड़ दी जाती है। जितने साल के लिए वो लेते हैं, अगर 10 साल के लिए गया तो उसमें अपना जो भी 10,000 अगर लगा रहे हैं तो उन्होंने जोड़ दिया, ठीक, 10,000 अपना उन्होंने उस पर ब्याज दर लगा दी। अब क्या होगा कि ये जो इन्होंने लगा दिया उस पर इसको पूरे जितने साल के लिए किस्त बनाई उसमें सब बांट देंगे, थोड़ा थोड़ा करके सब में बांट के पूरा कर देते हैं। वो हर महीने उस चीज़ को अदा करेगा। इसके अलावा उधारदाता कई समर्थक ऋण धारा गिरवी रखने के लिए की गई मांग कर सकता है। जैसे कि कुछ गिरवी रख दो, कोई सोना चांदी रख देता है, गहने रख देता है, कोई प्लॉट रख देता है, घर रख देता है, कुछ भी मतलब जो उसके पास होता है वो अपना रखता है। समर्थक ऋण धारा ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु। बैंकों में पूंजी और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। जब तक वो पैसे अदा नहीं करता तब तक क्या करता है कि उसको एक कहते गारंटी के तौर पर रख देता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋण धारा बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋण के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। कह रहे हैं कि इनका गारंटी देके वो कर्ज ले सकता है, लोन ले सकता है। आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज का ब्याज
कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है। मतलब जो 5 लाख रुपए लिए वो साल का उसे 12% देना होता है, उस पर 12% ब्याज दर से देना होगा। और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणधार के रूप में लेता है, जैसे कि गारंटी के रूप में ले लेता है। अब नया घर उसने लिया, पूरे पैसे नहीं दे पाए तो जो प्रॉपर्टी डीलर होगा वो क्या करेगा, उनसे पैसे देने के लिए बैंक से लोन करा देते, तो पूरी गारंटी बैंक ले लेता है घर की, और उसके बाद क्या करता है, उन्हें जितना भी पैसा देना होता है वो उधार के रूप में, लोन के रूप में दे देता है। और गारंटी वगैरह रख के पूरे पेपर तब तक नहीं देता उन्हें जब तक बैंक की पूरी किस्त या पैसे पूरा नहीं जमा हो जाता। तो वो पूरा पैसा जमा होते रहने की परमिशन दे देगा, लेकिन उसके बाद जब उसका मालिकाना हक तुम्हें पेपर तब देगा जब पैसा पूरा वापस कर देते हो। रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाता है। मेघा के आवास ऋण में निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति कीजिए। ऋण राशि 5 लाख रुपए। अवधि अभी इन्हें 10 साल की ले रखी है तो 10 लाख रुपए, 10 साल। आवश्यक कागजात मतलब घर के पेपर वगैरह और नौकरी के डिटेल, वेतन की डिटेल जो थी वो इसमें उन्होंने ले ली। 5 लाख रुपए लोन लिए थे। और ब्याज दर इनकी 12% हो गई। और अदायगी का स्वरूप महीने मतलब उनको पैसे लौटाना है कैश में। समर्थक ऋणधार मतलब वही घर के पेपर, प्रॉपर्टी पेपर्स। ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। जो ये सारी कंडीशंस थी वो लोन लेने के लिए पूरी की जाती है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फ़र्क होता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्ज की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि उधार देने वाला कैसे तुम्हें उधार देता है, वो उसकी कंडीशन क्या है, और तुम्हारा लोन लेने के लिए जो ज़रूरत है, तुम किस लिए लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो कि या फिर प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो या फिर अदर कामों के लिए जो लोन लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर ब्याज दर और गारंटी वगैरह लेते हैं वो। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। अलग अलग व्यवस्था में अलग अलग ऋण की शर्तें हैं, वो आगे पढ़ेंगे। विविध प्रकार की शाख प्रबंधन एक गांव का उदाहरण है। कह रहे कि एक गांव का उदाहरण देखे, विविध मतलब तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो शाख प्रबंधन है, जो ये मतलब क्रेडिट है, जो इसके लिए मतलब कहते हैं कि रोहित और रंजन जैसे अलग अलग प्रकार की जो कहते हैं ना उधार जो लिए हैं, लोन लिए हैं, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, गांव का उदाहरण देकर समझा रहे हैं अलग अलग बारे में। रोहित रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था कि वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते हैं, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका उल्लेख पढ़ सकते हैं। 15 नवंबर 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय सब अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव है जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है, के एक छोटे से किसान श्यामल से मिलते हैं। ये जाते हैं और एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं। सबसे पहले श्यामल का कहना है कि उसने अपनी 1.5 एकड़ मतलब 1.5 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज की दर से 60% वार्षिक, जिस पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज दर पर ऋण ले रहा है। पहले 5 लेता था, अब उसे 2% की क्या हो गई, छूट मिल गई। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें ज़रूरत मुहैया कराता है,
जैसे कि फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। कह रहे जिसे मतलब फसल जब तैयार हो जाती है तो वो सारी चीज़ें उसे क्या करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है। वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में बड़े कीमत बढ़ने पर बेचता है। अब जिनके पास पैसा है तो सस्ते के टाइम में जब ज़्यादा सबके पास हो जाती है तो सस्ती होती है, वो ख़रीद लेते हैं, और बाद में जब महंगी हो जाती है, जिस टाइम जैसे उसकी बुआई होने लगती है और सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम में वो निकालते हैं और उसको बेचते हैं, तो महंगे रेटों में बेच के पैसा वसूल कर लेते हैं। अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज 8.5% है। अब ये वहाँ पे महीने का ब्याज लग रहा था और यहाँ साल का लग रहा था। अगर वहाँ महीने का अगर देखा जाए वो 5% लेता है तो हो गया ये कितना 60%, 3% ले रहा है तो बढ़ती है 36% इसका हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साल का क्या हो रहा है, सिर्फ 8-8.5% ही ब्याज उसे लग रहा है। अब ये 8% जो इसका सालाना ब्याज है ये इसे सस्ता पड़ जाता है वो महीने के अकॉर्डिंग, और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। तो ये इसके लिए आसान है, जब इसके पास पैसा हो गया 3 साल में कभी भी ये लौटा देगा। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार मतलब कोल्ड स्टोर में गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। मतलब जो बच जाएगी फसल उसको कोल्ड स्टोर में डाल के उसके बदले कुछ और लोन लेके दूसरा काम कर देगा। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। मतलब अब जैसे इनका मतलब सिविल स्कोर जैसे आजकल देखा जाता है कि अगर इनका लेन देन की प्रक्रिया व्यवहार अच्छा है तो उनके व्यवहार पे जो कि और लोन उन्हें मिल जाता है। अब यहाँ एक रमा है। रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। अब ये मजदूर है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है, और भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती। वर्तमान में उसे भूस्वामी को 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। मतलब जो जमींदार हैं वही उनके पास अपने मतलब जीवन के खर्चे चलाने के लिए, 2 पैसे के लिए वही एक स्रोत है उनके पास, और कोई नहीं है। अब ये तो ब्याज लेगी, अब अगले सीजन में उसे काम नहीं मिलेगा तो फिर आगे फिर लोन लेगी, तो मतलब इसका हमेशा पूरी ज़िंदगी कर्ज पे ही चलती रहेगी। सहकारी समिति से ऋण। अब ये क्या है कि सरकारी समिति जो होते हैं उससे ऋण लेना। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण या अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसान, बुनकरों एवं औद्योगिक
मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां होती हैं। कृषि सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋण धारा मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। ये पहले पैसा कुछ उसमें इकट्ठा कर रखे हैं, उसके बाद वो बड़े बैंकों से लोन ले लेते हैं और इन्हें काम करने के लिए देते हैं। अब ये पैसा पूरा कर देते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें दूसरा लोन दिया जाता है। कृषि सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। आओ इन पर विचार करें। सोनपुर में ऋण विभिन्न सूचियां बनाकर ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में बनाया जाए। छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाई जा रही है, जिसके लिए अब इस सेकंड पार्ट वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो है ये भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाख, ठीक है, अलग अलग जो औपचारिक क्षेत्र हैं उसमें लोन कैसे लिया जाता है, कैसे वहाँ पे ऋण लिया जाता है, कैसे अदायगी होती है, उसके बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो उसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक गांव में ऋण जो दिए जाते हैं वो कैसे ज़मींदारों से, खेती से, और मज़दूर हैं, जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, ज़मींदार हैं, सब कैसे कैसे ऋण लिए, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। बैंक हमें कैसे देती हैं वो सारी चीज़ हमने पढ़ी। मिलते हैं फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, जो थर्ड पार्ट होगी हमारी वीडियो, पार्ट थर्ड में। ठीक, जल्दी आ जाएगा थर्ड पार्ट भी। आप उम्मीद है अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, इसको सुनेंगे। जो कमियां होगी उसको बताने की भी कोशिश करिएगा जो कमेंट में, कि ताकि हम लोग उसको और अच्छे से सुधार पाएँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके शेयर करें। नए जो स्टूडेंट्स हैं, नए जो व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।